Good morning, dear students. How are you, beta? Hope so. All are good and take care of yourself too. तो जैसे आज हमारी बायोलॉजी क्लास हो रही है +12 एंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अप्रोक्स दिस चैप्टर कैरी 15 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स आई नो काफ़ी टाइम बाद हम बायोलॉजी क्लास को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, बट होप सो आपने पिछली वीडियो सब देखी होंगी। जो पिछला मैंने करा दिया वो सब आप चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। वो अलग बात है आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मुझे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बट आई हैव टू कंप्लीट माई ड्यूटी। ठीक है ना, मुझे आपको पढ़ाना ही है। दोनों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या क्या बात है, या आप लोग कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन्स ले रहे हैं कि क्या बात है जो आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों को सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है। जब स्कूल खुलेंगे आप लोग मुझे भी सिखा देना और कि आपको क्या क्या आता है। ठीक है ना, कहते हैं ना शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, तो होप सो मेरी नॉलेज भी बढ़ जाएगी जब आप कुछ मुझे बताओगे। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, जो वर्ल्ड है, सब हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है। ठीक है, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है। जैसे कि एक घर ईंटों से मिलकर बनता है, एक स्कूल बच्चों से मिलकर बनता है, एक स्टाफ टीचर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सब चीज़ों को बनने के लिए कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग हमारे पेरेंट्स से बने हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट हमें बनाया किसने है, कैसे बने हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफ की बिगनिंग है वो कहाँ से हुई है, मॉलिक्यूलर बेसिस से हुई है। मतलब हमारी बॉडी में एक सेल से हुई है। ठीक है ना, एक सेल है जो एक लाइफ को ओरिजिनेट करती है। अ सिंगल सेल कैन मेक्स एन होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। हैव यू गॉट माई पॉइंट। एक सेल से, उस सेल में क्या क्या होता है आप पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11 तक। उसमें आपका ER होता है, गोल्गी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड मैनी मोर ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज न्यूक्लियस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसमें, न्यूक्लियस होता है आपका। न्यूक्लियस में भी क्या होता है, DNA। न्यूक्लियस इज नॉन एज अ कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। एक सेल का जो कंट्रोल रूम है, जैसे कि कंप्यूटर का कंट्रोल रूम कौन होता है, CPU। आपकी बॉडी का कंट्रोल रूम क्या है, ब्रेन। ब्रेन आपको कंट्रोल करके रखता है। ऐसे ही किसी भी सेल का जो कंट्रोल रूम है वो कौन होता है, उसका न्यूक्लियस। ठीक है, कि कब कहाँ क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या चीज़ मतलब एग्जिट होनी है, कि क्या चीज़ इन होनी है, कि जो डिसाइड करता है वो कौन होता है आपका, कौन होता है, वो होता है आपका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस ही होता है जो सब चीज़ें डिसाइड करता है whether it is possible or not। ठीक है, अब बताते हैं न्यूक्लियस में ऐसा होता क्या है। इट इज़ DNA। ठीक है, जो भी न्यूक्लियस में होता है या जो हम हमारे पेरेंट्स से क्या करते हैं, लेते हैं और इन फ्यूचर हमारे आने वाली जनरेशन में जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटीरियल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल, व्हाट इज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल क्या होता है, पता है आप लोग क्या होता है जेनेटिक मटीरियल। वो चीज़ या वो ऑर्गेनिज्म जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो। ठीक है ना, वही हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होती है। हमारे लिविंग वर्ल्ड में सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डिपेंड है, कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है ओवरऑल। ठीक है ना, सब किसी न किसी वे में डिपेंड है। ऐसे ही हम हमारे DNA पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो ये तो बात थी जेनेटिक मटीरियल की। अब बताते हैं कि जेनेटिक मटीरियल होता क्या है, क्या खास बात है। क्या खास बात है कि हमने DNA को ही जेनेटिक मटीरियल कहा है, क्यों हमने RNA को जेनेटिक मटीरियल नहीं बोल दिया, क्यों सेल को हमने जेनेटिक मटीरियल नहीं बोल दिया, या फिर अवम और स्पर्म, मेन तो उनका ही रोल है। अवम और स्पर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, और क्या बना लेते हैं, हमारा एक जाइगोट बना लेते हैं, तो हमने उन्हें जेनेटिक मटीरियल नहीं बोला। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, हैव यू एवर थिंक व्हाट इज द रीज़न कि DNA को ही क्यों कहा गया है जेनेटिक मटीरियल। देखिए, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हाँ अगर उसमें क्वालिटीज़ मिल रही हैं तो ये टॉपर है, अगर ये नहीं मिल रही तो उसका मतलब वो टॉपर नहीं है। ठीक है, वो एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, वो एक बैक बेंचर हो सकता है, बट अगर ये क्वालिटीज़ मिल रही हैं तो दैट्स मीन 100% इट इज़ आर टॉपर। एक बेस्ट टीचर की कुछ क्वालिटी होती है कि अगर उस टीचर में क्वालिटीज़ मिल रही हैं
तो उसका मतलब वो टीचर बेस्ट है, बच्चों को पसंद आता है ऐसे टीचर। बट अगर वो नहीं है तो उसका मतलब क्या है, वो बेस्ट टीचर नहीं है, एक अच्छी टीचर नहीं है। तो सेम ऐसे ही हर चीज़ की एक कंडीशन होती है कि अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो क्या होगा, वो चीज़ है। ठीक है, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, उन डिमांड्स को पूरी करता है, तो इसका मतलब वो डीएनए है, अदरवाइज वो डीएनए नहीं है। ओके, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम देखते हैं क्या होते हैं। आइए देखते हैं हम। जो फर्स्ट है वो होता है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। इसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या? इसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। रेप्लिकेट करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है कि वो रेप्लिकेट करना चाहिए? मतलब डीएनए से डीएनए का बनना। ठीक है, मेक a number of copies from the pre-existing DNA is known as replication। जैसे कि मेरा ये डीएनए है, ठीक है, और अगर क्या हो, ये बीच से सपोज करो ये ऐसे है, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसमें एंजाइम्स डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे खुल जाता है, कब तक खुल जाता है। यहाँ पे जो ये हेलिक्स है ये ऐसे हो जाता है, ये बंद नहीं रहता, और फिर क्या होता है, यहाँ से एक नया डीएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हम इसे डिवाइड करेगा तो एक से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए। ये खुद भी एग्जिस्ट करेगा, साथ में 2 डीएनए, और पहले एक था, 3 हो गए। ठीक है, तो तभी तो कि एक सेल में बहुत सारे डीएनए पाए जाते हैं बॉडी की हर सेल में, मतलब जो लाइफ है वो तो सिंगल सेल से शुरू हुई है, फिर सारी सेल्स कैसे बन गई, और हर सेल के पास अपना डीएनए है। इवन हमारे हेयर्स में हमारा डीएनए है, हमारे सलाइवा में, हमारे नेल्स में, छोटी छोटी सी चीज़ों में हमारा डीएनए होता है, हमारी आई लैशेज तक में हमारा डीएनए है। कैसे? क्योंकि उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो रेप्लिकेट कर सके, उसमें रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो हमारी पास कंडीशन क्या है, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो खुद को रेप्लिकेट कर सके। ओके, ये बात थी हमारी किसकी, जेनेटिक मटेरियल के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम आगे देखते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसके। इट शुड शो स्टेबल म्यूटेशन, शो स्टेबल म्यूटेशन। And these mutations should be inheritable, should be inheritable। ओके, देखिए सबसे पहली बात आती है म्यूटेशंस। म्यूटेशन होता क्या है? Have you ever listened about mutations? कि क्या होता है म्यूटेशन? What is mutation? The change in the genome of an organism। किसी के भी जीन्स में जब कोई चेंजेस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। जब भी किसी के जीन्स में, नंबर में या पोजीशन में, डजेंट मैटर, जब भी किसी के जीन्स में कोई चेंजेस आते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो हमें पता है डीएनए ऑलवेज डिपेंड ऑन जीन्स, तो अगर जीन्स होते हैं पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए इट शुड शो स्टेबल, कि वो स्टेबल म्यूटेशन दिखाए, वो चेंज म्यूटेशन को आप एक तरह से चेंजेस की फॉर्म में भी ले सकते हैं कि वो स्टेबल चेंजेस दिखाए, ऐसे चेंजेस जो उसमें स्थिर हो गए हैं। सपोज आइज का कलर है, ठीक है, आइज का कलर होता है, हमने यहाँ पे 4-5 पीढ़ियाँ ले ली, 5 जनरेशन, 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आइज का कलर क्या है, ब्लू है, इसमें क्या हो गया आपका, ब्राउन हो गया है, थर्ड में क्या हो गया, गोल्डन हो गया, फोर्थ में ब्लैक हो गया, और फिफ्थ में इंटरमीडिएट कलर हो गया ब्लैक और ब्राउन के बीच का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब कि डीएनए में, जीन्स में कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चेंजेस है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब कई पीढ़ियों तक वही चेंजेस चलते रहने चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो 1
में आए हैं वो कम से कम 1 to 100 जनरेशन तक कंटिन्यू रहने चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे चेंज होगी। ये नहीं सीधा ब्लू के बाद गोल्डन हो गया या ब्राउन हो गया है, ये ना वो उससे ही थोड़े 19-20 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, इट शुड शो स्टेबल म्यूटेशन एंड दीज म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेबल? ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना एक जनरेशन से या पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कहलाता है, इनहेरिटेबल कहलाता है। तो ये म्यूटेशन है तो स्टेबल होनी चाहिए, मतलब फिक्स हो जानी चाहिए। और दूसरा ये कि वो फिक्स हो गए, साथ में उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी में भी, मतलब उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, अदरवाइज नहीं। DNA है, उसमें अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो आगे आने वाली पीढ़ी में भी जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं तो उसका मतलब वो चेंजेस DNA में नहीं हुए या वो चेंजेस जेनेटिक मटीरियल में नहीं हुए। जेनेटिक मटीरियल में जो भी चेंज होगा वो 200% फ्यूचर जनरेशन में जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो उसका मतलब वो जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस नहीं है, वो आपके ऑटोसोम्स में है। ठीक है ना, पता होगा ना, हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से हमारे 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, और 46 क्रोमोसोम, इसमें से हमारे 44 क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स। और 2 क्रोमोसोम्स हमारे कौन से होते हैं, 45 और 46 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा पॉइंट था सेकंड, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल के बारे में। अब आता है नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो जेनेटिक मटीरियल हो। ये देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन, शुड बी एबल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए अगर DNA में कोई चेंजेस आए हैं तो उसमें इतनी क्षमता हो कि वो आगे ट्रांसफ़र कर दे, वो आगे इन्फॉर्मेशन दे सेल्स को कि हाँ ये चेंजेस हुए हैं। जैसे कि उसने हमारा एक प्रोटीन बनाया वलीन, DNA में प्रोटीन बना है, एक अमाइनो एसिड बना है वलीन, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियस तक, उस सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे कि हाँ मैंने वलीन प्रोटीन या अमाइनो एसिड बनाया है। ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। या फिर उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, जैसे कि DNA होता है हमारा, तो इसलिए मिले रहे DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, एक तरह से प्रोटीन बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। बात ये है कि जो भी जेनेटिक मटीरियल हो वो प्रोटीन ज़रूर बनाए। वो प्रोटीन नहीं बना रहा है तो उसका मतलब वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, जो भी इसको फुलफिल करेगा वही जेनेटिक मटीरियल है, अदरवाइज वो जेनेटिक मटीरियल नहीं है। राइट डाउन दिस पॉइंट्स। हो गया है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि हमारे DNA में न्यूक्लियस में पाया जाता है और जेनेटिक मटीरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ओके, आइए देखते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट, हिस्ट्री में भी डिस्कवरी को लेकर जो बातें हुई है। क्या है हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले जो पोस्टडेट आया था वो ये आया था, इसके बारे में है ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड, अबाउट न्यूक्लिक एसिड
Wait, my dear students. Now, देखिए, जो हिस्ट्री में बातें हुई थी न्यूक्लिक एसिड को लेके वो देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कहा गया था? इट इज फाउंड इन एसिडिक फॉर्म। इट इज फाउंड इन एसिडिक फॉर्म। ये एसिडिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का होता है, देने का नहीं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। द फर्स्ट वन इज DNA and the second one is RNA. I hope every student knows the full form of DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. And RNA stands for ribonucleic acid. Nucleic acid. Okay, ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid. ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हमारे पास पाए जाते हैं। ये डिस्कवरी किसने की थी? इनकी न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशेल। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। ओके, किसने डिस्कवरी की थी? साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशेल ने। राइट डाउन दिस। साइंस को लिख लिया है, आगे लिखते हैं। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशेल। इन 1869 में इसकी डिस्कवरी की थी इन पस सेल्स। पस सेल्स से कैसे की थी आइए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, तो हमारा सोल्जर था जो काफ़ी दिनों तक उस तूफान में फंस गया था। ठीक है, वो एक पहाड़ी इलाके में फंस गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा बाउंस हो गए थे, जख्म हो गए थे, जिनसे एक तरह से पस हो गई थी उनमें। ठीक है ना, पस सेल्स डेवलप हो गई थी उनमें, और वो उसकी जो लेग्स थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो बिल्कुल डिग्रेड हो गई थी जो उसकी लेग्स थी। ठीक है, तो तब वो सोल्जर एक साइंटिस्ट को मिला, फ्रेडरिक मिशेल को। तो उन्होंने देखा, तब उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया कि जो उसके बाउंस है, उसके सोल्जर्स के जो बाउंस हैं उनमें कुछ एसिडिक है। क्या है? उनमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है। और वो एसिडिक सब्सटेंस जब उन्होंने डिस्कवरी की, उस पर स्टडी की, तो पाया वो DNA और RNA था। ठीक है, तो वो कहता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, इसलिए न्यूक्लिक और एक एसिड है, तो इसलिए कहते हैं न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, जो दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। डिस्कवरी किससे हुई थी? पस सेल्स से हुई थी, पस सेल्स ऑफ अ सोल्जर। यहाँ से डिस्कवरी हुई थी। किसकी हुई थी डिस्कवरी?
किसकी हुई थी? डीएनए और आरएनए दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फ्रेडरिक मिशन ने तब इसको नेम दिया था न्यूक्लियेन। उस टाइम पे 1869 में नाम दिया गया था न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन नाम दिया गया था। बट कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए थे एल्टमैन। कौन आए थे? एक साइंटिस्ट आए थे एल्टमैन, जिन्होंने बाद में इसको नेम दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वो कितने साल बाद दिया था? 3 साल बाद, इन 1889। ओके, ये थी हमारे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्लियर है? तो ये सब दिया था साइंटिस्ट, इसने डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मिशन ने, नाम दिया था एल्टमैन ने। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारा आज के चैप्टर का बेसिक था। आज का हम हमारा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ही कैरी ऑन करेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट 22, 23 एंड 24 आर द करेक्शन डेट्स। आप लोगों को क्या करना है? अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, प्रॉपर कवर मेंटेन करना है, सारा वर्क, सारे नोट, असाइनमेंट सब मेंटेन करना है विद हॉलीडे होमवर्क। 22, 23, 24 में आपको सारी नोटबुक्स चेक होंगी। ओके, तो अपना काम पूरा कीजिए, तो ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।